सभी को नमस्कार। आज अपने काफी दिन का एक गैप रहा। निशुल्क बैच जो अपना स्पेशली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए, जिसमें रीट मेंस का जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, रीट मेंस कहें या थर्ड ग्रेड कहें, उसका भी लगभग 125-150 नंबर का जो पार्ट है, सबसे पहले अपने वो करेंगे। इतने में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम और ये हो जाएगा, फिर आगे सिर्फ अपने थर्ड ग्रेड के लिए ये क्लास रहने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक, हालांकि कंट्रोवर्शियल मुद्दा ये बना हुआ है, पर जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे, हमने चौहान वंश करने के बाद दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध थे राजस्थान वाले वो पढ़े। उसके बाद मुगलों से जब हम पढ़ते हैं राजस्थान के संबंध, तो उसमें पहला राजा राणा सांगा ही आता है। अपनी टेस्ट सीरीज में आगे जो आएगा, अपनी जो टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड की चल रही है, तो उसमें आगे जो शेड्यूल में राणा सांगा ही आएगा। तो वैसे भी ये कंट्रोवर्शियल, मैंने तो कई दिनों से मैटर तैयार किया हुआ था, बस वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो सिलेक्शन हुआ तो उसमें मैं बिजी था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले में, तो ये बना नहीं पाया। पर अपना ऑलरेडी ये टॉपिक तैयार था और सबसे पहले अपने उसी मुद्दे पे बात कर लेंगे आज। राणा सांगा ने क्या बाबर को बुलाया था? ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा। अच्छा, उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ से बातें हो रही है। हालांकि सोर्स सहित में, बिल्कुल पुख्ता सबूत सहित मैं एकदम से आपको सिद्ध करने का प्रयास एक अलग से 5 मिनट की वीडियो में करूंगा कि जितना दिखाया जा रहा है इतना बड़ा मुद्दा। हालांकि एक संसद में किसी नेता के द्वारा ये बोल देना, गद्दार राणा सांगा, मैंने उस स्पीच को अच्छे से सुना, तो वो ऐसे शब्द जो यूज करना अपने आप में कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। लेकिन उस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली बात तो ये हो जाती है कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। अच्छा, फिर ये कहां से आ जाती है कि राणा सांगा ने बुलाया? चलो मान लेते हैं बुलाया। किसके अनुसार? बाबरनामा के अनुसार। बाबरनामा जो कि बाबर ने लिखी। बाबरनामा में बाबर दो चीजों का जिक्र करता है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि मेरे को काबुल में इब्राहिम लोदी के जो चाचा भाई जो थे, उसके रिश्तेदार दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, वो मेरे को इनवाइट करने आते हैं कि हम लोग इब्राहिम लोदी से बड़े परेशान हैं। दिल्ली सल्तनत में जो बादशाह उस समय तत्कालीन था, तो वो आके कहते हैं कि आप आक्रमण करो, हम जानते हैं उसकी कमियों को, हम आपका साथ देंगे, आप क्या करना, उसको हरा दो। और उनको ये लगता था बाबर उनको हरा के उनको दौलत खान और आलम खान को सत्ता सौंप कर चला जाएगा, या वो क्या है, वो दिल्ली पर राज कर लेगा, हमें आगरा दे देगा। बाबर एक तरफ ये कहता है। दूसरी तरफ बाबर अपनी बाबरनामा में ये बात कहता है, एक वीडियो में, अगली वीडियो में सोर्स सहित आपको दिखाऊंगा। बाबर ये कहता है कि सांगा ने अपना दूत मेरे पास भेजा। सलहदी तवर का जिक्र कई बार आ जाता है, रायसेन का जो था, जिसने खानवा के युद्ध में भी विश्वासघात किया था सांगा के साथ, उसका जिक्र किया जाता है कि वो उसको मेरे पास भेजता है बाबर कि भाई इब्राहिम लोदी से हम बड़े परेशान हैं और आप आओ, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो और मैं आपका साथ दूंगा। यहां पर फिर बाबरनामा के अलावा ये बात हमें कहीं नहीं देखने को मिलती। मॉडर्न हिस्ट्री का एक राइटर है सतीश चंद्र, मेडिवल हिस्ट्री में जो सतीश चंद्र वाली बुक में जब हम पढ़ते हैं, मॉडर्न का विपिन चंद्र है, सॉरी, तो सतीश चंद्र जी जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि बाबर को बुलाया जाता है अगर, तो वो बात क्या होती है? वो बात ये होती है कि आप भाई उधर दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो मेरी सीमा से लगता हुआ आगरा है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार की नीति हर राजा की रहती है, तो मैं आगरा से इनको भगा दूंगा, मुझे मेरे जो पास लगती सीमा से, जो क्योंकि आपको पता है भरतपुर अलवर के आसपास ऊपर वाला इलाका आगरा ही लगता है। वो उसने कहा कि अगर आप आक्रमण करते हो दिल्ली पर, तो मैं आगरा में उसकी सेना को यहां रोक के रखूंगा, उसमें एक बैरियर उत्पन्न कर दूंगा कि उसकी सेना बढ़ जाएगी और आपको मदद मिल जाएगी। तो इसमें कहीं भी ये बात सिद्ध नहीं होती कि वो ये बाबरनामा में जो बात लिखी है कि उसको बुलाया जाता है क्योंकि बाबर इब्राहिम लोदी से परेशान था। अगर बाबर इब्राहिम लोदी से परेशान, सॉरी, सांगा सांगा अगर इब्राहिम लोदी से परेशान होता, तो आपको पता है 2 बार 1517 में और 18 में हम युद्ध पढ़ते हैं, 2 बार आगे आज हम पढ़ेंगे, उस युद्ध की कंडीशन को भी पढ़ेंगे अच्छे से। अपने महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बहुत शानदार तरीके से परास्त किया था।
और अगर दूसरी बात मान लेते हैं कि उसने बुलाया, तो आप ये बड़े एक विवाद चल रहा है कि विश्वासघाती है, विदेशी को बुलाया। तो इब्राहिम लोदी कौन सा बुआ का बेटा था? वो लोग भी तो बाहरी लोग थे। एक बात हो जाती है अगर उस पर बात करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप दोनों ही बातों में आ जाते हो कि सांगा वाली बात पे भी, उस पर भी चलो विस्तार से ना, मैं उस 5-10 मिनट की वीडियो में सोर्स सहित आपको दिखाऊंगा। अभी अपने कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से आगे जब इसमें क्लास में चर्चा चलेगी तो बता दूंगा। महाराणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठे, 1528 तक इनका शासन रहेगा। उस समय की कंडीशन, परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग, और आज ये टॉपिक आपको पूरा याद हो जाएगा क्लास के अंदर ही। चलो स्टार्ट करते हैं। रायमल हुए हैं मेवाड़ में, रायमल हुए हैं मेवाड़ के रायमल। अब रायमल के क्या है, 13 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। रायमल के 13 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। अब उसमें से इनका मुख्य नाम आता है पृथ्वीराज का, जयमल का, राय सिंह का और संग्राम सिंह। ये मतलब सांगा ही है। संग्राम सिंह क्या है, ये सांगा है भाई। इनका जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि पृथ्वीराज ने ही तो सबसे पहले राणा सांगा की एक आंख जो है बंद की थी ना, आपने देखा होगा। तो रायमल इनके पिता हैं और रतन कुंवर इनकी माता हैं। राज्याभिषेक 24 अप्रैल 1509 को होगा। 1509 आपने याद रखना है, 9 तिये 27 होते हैं और यहाँ 9 तिये 27 से एक जोड़ के 9 तिये 28 तक आप याद रख सकते हैं। इसकी उपाधि है हिंदू पथ, पथ इज्जत लाज रखने वाला हिंदुओं की। और जो पाती पर्वन परंपरा है जिसके तहत सभी हिंदुओं को एक झंडे के तले न्योता दिया जाता है विदेशी शक्ति का मुकाबला करने के लिए। और सांगा एक अंतिम राजा हम मान सकते हैं, हिंदू राजा, जिसने उस परंपरा का निर्वाह किया और उसके झंडे तले बहुत सारे हिंदू राजा आए थे युद्ध करने के लिए, बाबर से मुकाबला करने के लिए। अब एक दंत कथा, ये प्रचलित 2 चीजें हैं। पहली तो ये है कि जब एक भविष्यवाणी होती है ज्योतिष की तरफ से, सांगा और पृथ्वीराज और जयमल जो है इनके बारे में, कि इनमें से जो राजा है वो संग्राम सिंह बनेगा। इनमें आपस में विवाद होता है। विवाद होता है तो पास में ये गांव पड़ता है, ये चारण जाति, भीमल गांव। तो चारण जाति की वहां पुजारी थी, वो हाथ वगैरह देखा करती थी, बताया करती थी भविष्य के बारे में। तो उसके पास लेके गए पृथ्वीराज जयमल और सांगा को। उसने भी कहा कि भाई राजा तो क्या है, संग्राम सिंह बनेगा। और ये पृथ्वीराज और जयमल जो है टूट पड़ते हैं सांगा पर। सांगा वहां से भागता है, सांगा भागता है, वो पीछे पीछे आते हैं। तो उसी जो है उनकी जो झड़प हुई उसमें सांगा के एक आंख पर लगी, एक आंख जो है वहां ही घायल हो जाती है उसकी। और सांगा की आंखें नहीं, एक आंख गई है उसमें, ठीक है। अब संग्राम सिंह बचते हुए, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, सेवंतरी गांव आ जाता है। सांगा बचते हुए कहां आ जाता है, सेवंतरी गांव आ जाता है भाई, ठीक है। सेवंतरी गांव आ जाता है सांगा बचते हुए। यहां पर बीदा जैत मालोत रास्ते में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बीदा जैत मालोत, क्योंकि आप ये मान लो कि इस बीदा की वजह से सांगा जो है वो मेवाड़ पर राज करता है। कारण क्या, पृथ्वीराज और जयमल उसका जो भाई थे उन्होंने ठान रखी थी कि इसको मारना ही है। अच्छा, वो पीछे आ रहे थे आक्रमण करने के लिए, इसका घोड़ा भी जख्मी है सांगा का। तो ये बीदा जैतमलोत कहता है कि चलो मैं इतना कर देता हूं, मेरा घोड़ा ले लो आप और आप रवाना हो जाओ, पीछे वालों को मैं देख लूंगा। जब वो आते हैं उसका भाई पृथ्वी और जयमल पूछते हैं कि घोड़ा तो उसका यहाँ खड़ा है, वो बताओ कहाँ है। तो बीदा कहता है मेरे को नहीं पता। वो कहते हैं कि इसको पता है। तो उनके साथ जब वो वॉर होता है, आपस में लड़ाई होती है, तो उसमें बीदा जो है वो मारा जाता है। बाद में सांगा जब सत्ता पर आएंगे तो सांगा बीदा के जो आगे वंशज होंगे उनको सामंत के रूप में रखते हैं। तो घोड़ा दिया, यहां से सांगा अजमेर आ गया। कुछ समय बाद पृथ्वीराज की अपने आप मृत्यु हो जाती है और जयमल, धोखे से उसने जहर की गोलियां खा ली थी, जयमल सोलंकियों से युद्ध करता मारा जाता है। अब उससे पहले की घटना अजमेर वाली दंत कथा है एक। कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे सांगा सोया हुआ था और 2 सांप जो हैं उसको छाए कर रहे थे, सांप के द्वारा उसको छाए की जा रही थी। उस सीन को कोई लोग देखते हैं, जाके करमचंद पवार को कहते हैं कि भाई बड़ा शानदार वहां नजारा चल रहा है, कोई सोया हुआ है और सांप उसको छाए कर, पेड़ के नीचे नहीं वैसे थोड़ा सोया हुआ है तो छाए जो है ना वो सांप कर रहा है।
तो करमचंद परमार कहते हैं उसको देखते हैं, फिर अपने पास ले आते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं उससे। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, ये उसके बाद की बात है कि पृथ्वीराज धोखे से वो जहर खा लेता है, मारा जाता है, और जयमल सोलंकियों से युद्ध करता मारा जाता है, यानी कि दोनों उसके प्रतिद्वंदी खत्म हो जाते हैं। और इसके पापा मृत्युशैया पर लेटे हुए थे रायमल, तो उन्होंने सांगा को कहते हैं कि अजमेर से बुलाया और बुलाकर सत्ता सौंप दी। सत्ता उसमें हाथ में आते ही सांगा क्या करता है, करमचंद को रावत की उपाधि देगा। करमचंद अपने ससुर जी को रावत की उपाधि देगा सांगा, और अजमेर, पर्वतसर, मांडल, फुलिया आदि परगने, जो कि 15 लाख की आय वाले ये परगने थे, ये अपने ससुर जो है करमचंद परमार को देगा रावत की उपाधि के साथ। कुछ किताबों में मिलता है कि ये परगने रायमल ने ही दे दिए थे उसको, कि इसने मेरे बेटे का ध्यान रखा और वहां पर इसकी सुरक्षा की। अब प्रश्न यहां से बनते हैं, आपको ये चीजें 2 स्टेप में याद करनी है कि जब सांगा गद्दी पर बैठा, मैप के माध्यम से भी आपको याद करवा दूंगा, जब सांगा गद्दी पर बैठता है उस समय आसपास क्या चल रहा है। यहां हम बात कर लेते हैं, आप ये मानो कि यहां पर है सांगा, ठीक है, और इधर है मालवा, ठीक है, इधर इधर है गुजरात, मालवा है इधर नीचे, गुजरात है, और इधर पड़ती है दिल्ली, ठीक है। हमें ये याद रखना है सांगा के इनसे ही युद्ध होंगे, ठीक है। अब हमने पहले ये देखना है जब सांगा गद्दी पर बैठता है उस समय यहां राजा कौन है, यहां राजा कौन है, यहां राजा कौन है, और सांगा के यहां किससे युद्ध होंगे, यहां किससे युद्ध होंगे, यहां किससे युद्ध होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब सांगा जब गद्दी पर बैठा, ये प्रश्न कई बार ये तो आया हुआ है, तो दिल्ली की गद्दी पर कौन था, सिकंदर लोदी था। जब गद्दी पर बैठा यहां पर कौन है, लोदी वंशज सिकंदर लोदी है, ठीक है। और मालवा में कौन है, मालवा में नासिरुद्दीन है, नासिरुद्दीन है। और गुजरात में कौन है, महमूद शाह बेगड़ा है, महमूद बेगड़ा। जब वो गद्दी पर बैठता है उस समय की सिचुएशन आपको याद रखनी है कि ऊपर दिल्ली में सिकंदर लोदी है, यहां पर नासिर, सिकंदर नासिर, सिकंदर नासिर, इधर नासिर है, क्योंकि सांगा का युद्ध मालवा में महमूद लोदी द्वितीय से होगा, सांगा का युद्ध गुजरात में मुजफ्फर से होगा, और सांगा का युद्ध दिल्ली में इब्राहिम लोदी से होगा। इनके जस्ट बाद राजा बदल जाएंगे, क्योंकि सिकंदर लोदी 1517 तक रहेगा, मालवा में नासिरुद्दीन 1511 तक रहेगा, और गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा भी 1511 तक रहेगा। पहले हमें यह याद रखना है कि सिकंदर नासिरुद्दीन वो हो गया, और इधर बेगड़ा याद रख लेना, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा। अब हम दूसरे स्टेप में आ जाएंगे जहां हमें यह याद रखना है कि सांगा के युद्ध होते हैं। तो अब सांगा का सबसे पहले हम किससे मुकाबला करवाते हैं, सांगा का सबसे पहला मुकाबला हम करवाएंगे, इधर दिल्ली है, ठीक है। तो पहला अपने क्या करवाते हैं, किससे करवाते हैं, अपने करवाते हैं इब्राहिम लोदी से। इधर इब्राहिम लोदी है और इधर सांगा है। इनके बीच में जो पहला युद्ध होगा कि भाई खाता निकालो, ठीक है, कि दिल्ली वाला खाता निकालते हैं सबसे पहले, खातौली। खातौली जगह कहां पड़ती है, ये जगह पड़ती है कोटा में। कहां पड़ती है, कोटा में जगह पड़ती है। 1517 हम युद्ध क्रमानुसार मैंने बनाया हुआ है इसको, स्लाइड को 17, 18, 19 इस तरह से, ठीक है। खातौली का इसमें क्या होगा, इसमें सांगा की विजय हो जाएगी, यानी कि हमें ये याद रखना है दिल्ली के साथ सांगा 2 युद्ध लड़ेगा, मालवा के साथ 1 युद्ध लड़ेगा, दिल्ली में लोदी वंश के साथ, आगे फिर जब मुगल बाबर आएगा तो बाबर के साथ 2 युद्ध, दिल्ली में लोदी के साथ 2 युद्ध, बाबर के साथ 2 युद्ध 4, 1 युद्ध मालवा के साथ 5, 1 युद्ध गुजरात वालों के साथ, कुल 6 युद्ध होंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो खातौली युद्ध, इसमें सांगा विजय हो जाएगा। इसका परिणाम इसमें क्या होगा, इब्राहिम के एक शहजादे को इसमें बंदी बनाया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रश्न ऐसे आते हैं
कि खातौली युद्ध में क्या हुआ, सांगा की विजय हुई, इसमें इब्राहिम के एक शहजादे को बंदी बना लिया गया। अमर काव्य वंशावली में इसका जिक्र मिलता है कि उसको बंदी बना लिया गया था। तीर लगने से कहते हैं सांगा का एक पैर खराब हो गया। अभी तक जो हम देखते हैं, लास्ट समय तक हम ये पढ़ेंगे 80 घाव थे सांगा के शरीर पर, एक टांग, एक कान, एक आंख, उसकी सब घायल हो चुकी थी। और इसको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। ठीक है, सांगा के बारे में 80 घाव थे उसकी बॉडी पर कहते हैं। अभी तक एक आंख हुई थी और पहला एक बड़ा युद्ध खातौली में उसका एक पैर जो है वो खराब हो गया। एक पैर उनका आप ये मान लो कि गया। खातौली युद्ध इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी के एक बेटे को क्या है, इन्होंने बंदी बना लिया, बाद में छोड़ दिया। बाड़ी, बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। अभी जब आप सांगा को इधर देखेंगे, यहां पर सांगा है, ठीक है, और इधर है दिल्ली, और दिल्ली वालों का ही आगरा में अधिकार हुआ करता था। आगरा में अधिकार हुआ करता था। सांगा कहां है? सांगा है चित्तौड़ में, यानी कि मेवाड़ में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और आगरा के साथ अपने टच करते जिले कौन से लगते हैं? अलवर, भरतपुर और धौलपुर। यानी कि धौलपुर किसके पास? अभी आपको ना उन बातों का जवाब मिलेगा, उन बातों का जवाब मिलेगा वो कि बाबर को बुलाया, कि वो इब्राहिम लोदी को हराना चाहता है। आप ये देखें, सांगा की सत्ता बिल्कुल नीचे है और आगरा, ये सारा आगरा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। आगरा से धौलपुर बहुत पास में पड़ता है, लेकिन चित्तौड़ से धौलपुर काफी दूर है। चित्तौड़ से धौलपुर काफी दूर है। तो मतलब सांगा जो है दिल्ली सल्तनत के एरिया में जाकर, यहां पर जगह पड़ती है कौन सी? बाड़ी। बाड़ी जो है दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था आगरा तक, उसके नजदीक पड़ती थी बाड़ी। पहले खाता, फिर बाड़ी। अब बाड़ी में वहां जाकर उसकी सेना को उसके एरिया में जाके हराना, तो सांगा को क्या जरूरत रहेगी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए? बाबर को इनविटेशन देने की। और फिर वो बात बाबरनामा के अलावा हमें कहीं मिलती नहीं है, पहली बात है ना। मियां हुसैन करमुली व मियां माखन, हाँ, वो जो मैं स्पेशल इस पे 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ सोर्सेज वो भी दूंगा, कितने सोर्सेज ये कह रहे हैं, दोनों बातें। क्योंकि मैं इतिहास का लेक्चरर हूं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि जो बात इतिहास में लिखी हुई है, जितने सोर्सेज ये कहते हैं कि बाबर को बुलाया है सांगा ने, मैं वो भी दूंगा। भले ही मेरी आलोचना कर दे कोई कि नहीं झूठा, मैं कुछ भी नहीं, किताबों में जो लिखा है दोनों तरफ, और दोनों आपको बता दूंगा कि इतना ज्यादा जो इतिहास ये कहता है कि उसने बुलाया है, इतना ये कहता है, और ऑथेंटिक जो है वो ज्यादा क्या मानते हैं। तो ये सारे सोर्सेज आपको दूंगा, उसके बाद आप तय कर लेना कि क्या बात सही है क्या गलत है। मियां हुसैन करमूली। अब बाड़ी में क्या होती है? बाड़ी में मूली होती है, बाड़ी लगाते हैं ना अपने, बाड़ी, उसमें मूली होती है, और मूली के परांठे मक्खन लगाकर अपने खाते हैं, मूली के परांठे खाते हैं मक्खन लगाकर। तो बाड़ी में मूली, माखन, तो करमूली और माखन, ये सांगा की, उसकी इब्राहिम लोदी की तरफ से मुख्य सेनापति है। इधर सांगा था, सांगा उसमें विजयी हो जाता है। और बाबरनामा में बाबर भी इस बात का जिक्र करता है कि देखो, मुझे समझ नहीं आई, एक तरफ बाबरनामा में बाबर ये जिक्र करता है कि बाड़ी के युद्ध में, इस युद्ध का बाबरनामा में जिक्र है कि बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को राजपूतों की सेना ने बुरी तरह पराजित किया। ये देखो, ये भी उसका जिक्र मिलता है। बात क्लियर? खाता, खातौली में सांगा और सेना, उसकी सेना का कोई सैनिक का जिक्र नहीं। बाड़ी में आपको पता है करमूली और मियां माखन, तो मूली और माखन याद रख लेना। और ये युद्ध कब का है? 18 का। मतलब इब्राहिम लोदी को 1517 और 1518 में पछाड़ दिया। चलिए, महमूद खिलजी द्वितीय। अब हम जाएंगे पड़ोसी की तरफ। इधर है, यहां चलो सांगा है, ठीक है, मेवाड़ में सांगा है, और इधर हम जाते हैं मालवा, ठीक है, मालवा वाला इलाका। और यहां राजा कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय, सेकंड, महमूद खिलजी द्वितीय। अब इनके मध्य मसला क्या है
एक तो युद्ध का कारण है राज्य विस्तार, क्या है, राज्य का विस्तार करना। दूसरा है मेदिनी राय। तो इन दोनों के मध्य मुख्य मुद्दा क्या है, मालवा के साथ युद्ध करने का मुख्य मुद्दा क्या है, मेदिनी राय। एक एक शब्द को ध्यान रखना है। जैसे गुजरात के साथ युद्ध का मुख्य मुद्दा होगा ईडर का प्रश्न, ईडर और नागौर होंगे वहां पर, ईडर जगह पड़ती है गुजरात और इधर में, ठीक है। अब क्या था, मालवा में जितने राजा बनते थे ना, उनको दो तीन राजाओं को बनाने के पीछे एक अमीर था वहां का, वो मेदिनी राय उसका हाथ था। तो मालवा में महमूद खिलजी को राजा बनाने में मेदिनी राय का पूरा हाथ था, इसको वो प्रधानमंत्री बना लेता है। मतलब राजा को करना क्या है क्या नहीं करना मेदिनी राय तय करता था। और वहां के जो मुस्लिम लोग थे वो कहते थे कि यार ये मुस्लिम रियासत है और ये है और काफिर लोग हैं, इनकी चलती है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन लोगों ने क्या है, महमूद खिलजी को कहना शुरू किया, फिर महमूद खिलजी को इसके खिलाफ तैयार कर दिया मेदिनी राय के, और कहा अब इनमें यह हो गया पूरा का पूरा कि भाई महमूद खिलजी भी मेदिनी राय से नफरत करने लग गया था। और उन जो है मुस्लिम अमीरों ने क्या किया, मुजफ्फर गुजरात का वो भी मुस्लिम राजा, और उधर सिकंदर लोदी को भी इनविटेशन दिया था शुरू में, 1517 तक सिकंदर लोदी रहता है, उसको भी कहा कि आओ एक ये जो है काफिर इसकी चौधर चल रही है, इसको सबक सिखाओ। तो कुल मिला के मेदिनी राय से नफरत करने लग गए थे। मेदिनी राय ने ये स्थिति को भांप लिया और मेदिनी राय क्या है, सांगा के पास चला आया। मेदिनी राय कहां आ गया, सांगा के पास आ गया, और सांगा ने कहा कोई बात नहीं तुम आ जाते हो। सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन व चंदेरी की जागीरें दे दी, ठीक है। सांगा के द्वारा उसको गागरोन और चंदेरी की कि भाई तुम वहां मत जाओ, यहां आप राज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात महमूद खिलजी ने कहा अच्छा सांगा ने संरक्षण दिया है, मेदिनी राय का कहीं भी छुप लो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब आपको पता है भाई या तो चंदेरी में युद्ध होगा या गागरोन में, तो ये युद्ध कहां हुआ, गागरोन में। गागरोन पर आक्रमण करेगा महमूद खिलजी द्वितीय, और इधर मेदिनी राय गागरोन में बैठा है, तो युद्ध कौन सा होगा, गागरोन। महमूद खिलजी मालवा और सांगा के मध्य एक युद्ध होगा, गागरोन का युद्ध। युद्ध के पीछे कारण राज्य विस्तार होंगे और मेदिनी राय की सांगा द्वारा सहायता करनी। मेदिनी राय का इतिहास मैंने आपको बता दिया है। गागरोन का युद्ध 1519, अभी हमने युद्ध 1517 और 18 का पढ़ लिया। 19 में यानी कि ऊपर दिल्ली में 1517-18 में, और इधर मालवा में 1519 में गागरोन का युद्ध। सांगा की सहायता से मेदिनी राय ने महमूद खिलजी द्वितीय को हरा दिया। सांगा की यहां भी विजय हुई। सुल्तान का एक पुत्र कहते हैं आसफ खां इसमें मरा। पवन भंवरिया सर ने इसका जिक्र किया हुआ है, आसफ खां इसमें मरा, लेकिन ज्यादातर किताबों में ये जिक्र आता है कि उसके एक पुत्र को जमानत के तौर पर चित्तौड़ में रख लिया गया था, और एक प्रश्न में भी ये आया था कि उसके पुत्र को जमानत के तौर पर रख लिया था वहां। महमूद खिलजी द्वितीय को 6 माह तक वहां चित्तौड़ में बंदी रखा था। बाद में उसके एक पुत्र को जमानत के तौर पर रख के महमूद खिलजी को ससमान बाद में मुक्त कर दिया था। तबकाते ए नासिरी एक पुस्तक मिलती है निजामुद्दीन की, उस पुस्तक में सांगा के इस उदार व्यवहार की काफी प्रशंसा की गई है कि उसको पता था कि इतनी बार उसने इस पर आक्रमण किया है, फिर भी सांगा ने क्या है उसको ससम्मान बरी कर दिया था, मुक्त कर दिया था, और उसके मुक्त व्यवहार की इसमें प्रशंसा मिलती है। तो गागरोन का युद्ध क्या नतीजा, मेदिनी राय हार गया, ठीक है। मेदिनी राय के एक पुत्र को जमानत के तौर पर रख लिया गया, मेदिनी राय को 6 महीने चित्तौड़ में बंदी बना के रखा गया। ऐसी बातें सत्यासत्य में सारी बातें आती हैं, और बाद में उसको मुक्त कर दिया था। तबकाते नासिरी में सांगा के इस व्यवहार की प्रशंसा की गई है। ये गागरोन का युद्ध हो गया। अभी हमने ये देखना है गुजरात के साथ क्या लोचा है। अभी सांगा है और इधर नीचे क्या है, यहां पर है, मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं बीच में गुजरात। राजा कौन है, मुजफ्फर। राजा कौन है, मुजफ्फर। ये लो युद्ध का कारण, ये शब्द अपन ने बीच में ले लिया। इधर सांगा है और इधर गुजरात का मुजफ्फर है। मसला क्या था,
ईडर का प्रश्न, युद्ध का कारण है ईडर का प्रश्न। मालवा के साथ युद्ध का कारण क्या था? शॉर्ट में अब मैंने थोड़ा सा अपने तरीके को बदल लिया है, चीजें मैं यहां ज्यादा भी पढ़ा सकता था, तो मैंने कहा समय जब है तो एक एक राजा को अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपकी चीजें याद हो जाए। मैं समय की बचत करने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा मैटर एक ही बार में करवा देता था, तो उसमें आपको थोड़ी समस्या होती थी। अब इत्मीनान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सांगा ने रायमल को भारमल की जगह ईडर का शासक बनाया। अब क्या था, ये जो रायमल था, सांगा की पुत्री थी, पुत्री की शादी ईडर के भारमल से हो रखी थी, ईडर के भारमल से, सॉरी ईडर के रायमल से, ईडर के रायमल से, ठीक है। तो कहते हैं कि ईडर की गद्दी पर बैठने के लिए भारमल और रायमल दोनों भाइयों में संघर्ष हुआ। रायमल सांगा का दामाद था, तो भारमल गुजरात के मुजफ्फर शाह की सहायता से ईडर की गद्दी पर बैठ जाएगा। कौन? भारमल। भारमल के पक्ष में कौन आएगा? मुजफ्फर, गुजरात वाला, ठीक है, मुजफ्फर आएगा भारमल को। यह बात जब सांगा को पता चलती है, सांगा 5 हाथ रखेगा, भारमल को भगा देगा और रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठा देगा, क्योंकि जमाई राजा बटाऊ है। ठीक है जी, यहां बात, सांगा ने रायमल को भारमल की जगह ईडर का शासक बनाया। अब जो युद्ध होगा वो कौन सा होगा? ईडर का युद्ध। कौन सा? ईडर का युद्ध। कब? 1520। 1517 में खातौली, 1518 में बाड़ी, ठीक है, 1519 में गागरोन, 1520 में ईडर, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? खाता पढ़ा था। खाता शुरू करते हैं, फिर बाड़ी में, और फिर कहां पर? गागर लाएंगे, ठीक है, और फिर कहां पर जाएंगे? फिर ईडर। तो बाड़ी गागर भर लो, फिर डर, डर निकल जाएगा ना, ईडर, ईडर मुजफ्फर, ईडर मुजफ्फर। तो ईडर का राजा, ईडर का युद्ध किसके साथ होगा? मुजफ्फर के साथ होगा। सबसे पहले मुजफ्फर शाह निजामुल मुल्क को भेजेगा सेना देकर ईडर में रायमल को भगाने के लिए। निजामुल मुल्क 2 बार सेना लेकर जाएगा, दोनों बार उसकी कोई बात बनती नहीं है, दोनों बार निजामुल मुल्क असफल हो जाएगा, निजाम दोनों बार ऐसा। तीसरी बार मलिक हुसैन के नेतृत्व में सेना भेजी जाएगी, जिसे सफलता मिल जाएगी। मलिक हुसैन जो है रायमल को, रायमल के ईडर पर मलिक हुसैन क्या अधिकार कर लेगा। अब सांगा को इस बात का पता चलता है कि भाई मेरे दामाद को, मेरी बेटी को परेशान होना पड़ रहा है। सांगा 1520 में गुजरात पर आक्रमण कर देगा। सांगा जब गुजरात पर आक्रमण करने जा रहा है, राजस्थान के कुछ राजा उसका साथ देते हैं। अब ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, अन्य गाइडों में कोई जिक्र नहीं मिलता। हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पतली सी बुक है, तो मैंने कहा था आपको कि ऑथेंटिक बुक से ही आपको तथ्य दिए जाएंगे। सांगा के साथ ईडर वाले युद्ध में वागड़ का रावल उदय सिंह था, जिसको आप डूंगरपुर का राजा कह सकते हैं, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया वागड़ कहलाता था। तो वहां पर डूंगरपुर नहीं लिखा आता, गाइडों में डूंगरपुर का राजा उदय सिंह जिक्र आता है, लेकिन उस बुक में, ऑथेंटिक बुक्स में, वागड़ का राजा उदय सिंह। जोधपुर का राव गांगा और मेड़ता के राव बीरमदेव, ये भी उसके साथ थे। अभी तक खानवा के युद्ध वाला जिक्र काफी बार पूछ लिया जाता है कि खानवा में कौन कौन साथ था। ईडर में ध्यान रखना, राव गांगा ईडर वाले युद्ध में सांगा के साथ था, और मेड़ता का राव बीरमदेव भी था, और सांगा के साथ रावल उदय सिंह। ये सारे के सारे खानवा युद्ध में भी साथ होंगे, पर और बहुत सारे राजा होंगे। रायमल को ईडर का राजा बनाकर और सेना अहमदनगर व बड़नगर को लूटती हुई चित्तौड़ आ गई। अहमदनगर को बहुत लूटा था सांगा की सेना ने, और वापस ये चित्तौड़ आ गए। एक बात का ध्यान रखना, ईडर पर सांगा की तरफ से राजा रायमल को बनाया जाएगा, लेकिन खानवा युद्ध में जो है ईडर का राजा कौन आएगा? खानवा के युद्ध में सांगा के साथ भारमल ही आएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वहां में लिखाए हुए हैं बातें। चलो जी, अब बात आ जाती है सांगा वर्सेस बाबर। पानीपत का युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाएगा, मारा जाएगा, और बाबर जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर लेगा। बाबर की सेना वहां से पानीपत हरियाणा से जीतती हुई जब आ रही थी, रास्ते में ब्याना जगह पड़ती है, कहां पर?
भरतपुर में। बयाना मुगल काल में नील की खेती के सल्तनत काल में काफी फेमस रहा। बयाना पहुंची तो बयाना कहते हैं कि बयाना में निजाम खान, बयाना सौंपा हुआ था निजाम खान को सांगा ने। सांगा के अधीन ही निजाम खान सांगा के अधीन वहां पर अपना काम देख रहा था। निजाम खान को पता चला कि बाबर की सेना आ गई है, जो कि अभी अभी ताजा ताजा भारत का बादशाह बना है, तो निजाम खान बयाना बाबर को सौंप के और यहां से फुर हो जाएगा। बाबर ने बयाना का नेतृत्व किसको दिया? ये काम की बात है मेहंदी ख्वाजा को। ठीक है, बयाना। अब आपको पता है ब्याह, विवाह के लिए शब्द पंजाबी च ब्याह कहने आप, ब्याह ते की लगदी हुंदी है? मेहंदी लगदी हुंदी है। ब्याह ते की लगदी हुंदी है? मेहंदी। ब्याह शादी में क्या है? मेहंदी लगती है। तो ब्याह ना किसको दिया? मेहंदी ख्वाजा को दिया। ठीक है, सौंपा। इब्राहिम लोदी का सरदार हसन खां मेवाती सांगा से मिल गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी और ये हसन खां मेवाती, याद रखना, खानवा के युद्ध में ये मुसलमान सेनापति सांगा की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाएगा। और अभी जो लोग हिंदू मुसलमान वाला और ये इतना मसला कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सांगा अभी जीवित होते तो वो ये कहते कि यार मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था हिंदू मुसलमान वाला, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा और मेरे मन में ये भी नहीं था, मेरी सेना में हसन खां मेवाती और ये भी लोग, मतलब मुसलमान मेरे साथ लड़े थे उस समय, और अभी पता नहीं क्या चल रहा है। हसन खां मेवाती सांगा से मिल गया। बयाना का युद्ध होता है, पहला युद्ध, ध्यान रखना, बै से बाबर और बै से बयाना, इस तरह चीजों को याद रखा करो, क्योंकि वो कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है खातोली का युद्ध किसके साथ? इब्राहिम लोदी व सांगा, सांगा व बाबर, सांगा व मुजफ्फर शाह, सांगा व, इस तरह से आता है। तो ध्यान रखना, बै से बाबर और बै से बयाना का युद्ध। खातोली और बाड़ी, आप कहोगे कि बै से बाड़ी है तो खाता बाड़ी, ठीक है, खाता बही होती है ना, खाता बही होती है तो खाता बाड़ी कर लेना, खाता बही नहीं है, खाता बाड़ी है, खाता बाड़ी है। तो खाता बाड़ी में सबसे पहले इब्राहिम लोदी से ही युद्ध होंगे, और खाता बही जो है, खाता बही इब्राहिम लोदी की साफ करेगा सबसे पहले सांगा। तो वो खाता बही उधर याद रख लेना, बयाना, बयाना। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया था, और बाबर के सैनिक जब बाबर के पास जाते हैं तो वो सांगा की ख्यात गाने लग जाते हैं कि इतना वीर, इतना योद्धा, इतनी शानदार सेना कि अब दोबारा से उस पर आक्रमण करने की मत सोचना, बया ना, बया ना, बिल्कुल ही आक्रमण नहीं करना। बाबर ने देखा कि यार ये तो उसकी वीर गाथा गाने लग गए, मेरे सैनिक प्रशंसा उसकी कर रहे हैं। फिर बाबर जो है ना वो डायलॉग मारेगा। बाबर क्या कहेगा कि भी देखो ये है जिहाद, यानी कि धर्म युद्ध। जिहाद क्या है? धर्म युद्ध। पूछा जाता है, जिहाद का नारा दिया, और बाबर कहता है कि आज के बाद कसम कोई भी शराब नहीं पिएगा, और उसने अपने जो चांदी और सोने के जितने बर्तन थे अपने सेनापतियों में बांटवा दिए थे। उसने कहा सारे शराब वाले बर्तन भी तोड़ दो। ठीक है, और जिहाद है, धर्म युद्ध है, और अपने इसमें सबने लड़ना है, लड़के अगर शहीद हो गए तो भी देश के अपने जो है धर्म के काम आ जाएंगे, वैसे भी तो मरना है। बड़े बड़े डायलॉग मारता है, सैनिक तैयार हो जाते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, है तो बहुत वीर योद्धा, चलो लड़ देते हैं। वैसे तो युद्ध होता है 17 मार्च को, सारे कहते हैं। अब बाबरनामा में एक बात यहां से आप देख लो कि बाबरनामा में चीजें हट गई हैं, अपने वाले सोर्स 17 मार्च कह रहे हैं, बाबरनामा कह रहा है कि ये युद्ध 16 मार्च को हुआ था। बाबर ने युद्ध से पूर्व जिहाद का नारा दिया, ठीक है, शराब न पीने की प्रतिज्ञा, सोने चांदी के बर्तन तुड़वाकर सैनिकों में बांटे, मुसलमानों पर लगा सीमा शुल्क हटा दिया, और एक कहते हैं कि तमगा कर किस पे लगता था? व्यापारियों पे लगता था तमगा कर, और कहते हैं कि ये कर भी बाबर ने हटाने की बात उसमें कही थी कि व्यापारियों से कर नहीं लिया जाएगा। अब कर्नल टॉड सांगा की सेना की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कर्नल टॉड कहते हैं कि उस समय 9 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े बड़े सरदार जो हैं वो सांगा के अधीन इस युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। युद्ध से पूर्व की स्थिति क्या थी? युद्ध सुबह ही शुरू हो गया था 17 मार्च को 9-10 बजे के आसपास। युद्ध से पूर्व की स्थिति, ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने यह कह दिया था कि बाबर की इस युद्ध में हार होगी।
सैनिक वैसे ही डाउन थे, ये बात भविष्यवाणी सुन के और भी। और आप देखेंगे कि बाबर का हौसला कैसा रहा होगा, बाहर से आके यहां युद्ध करने आया है, ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी है, सैनिकों ने कह दिया है। क्योंकि आप बाबर को जितना इस तरह से दिखाया गया है इतिहास में, आप ये देखो फरगना की गलियों में भूखा घूमा करता था बाबर, कुछ भी नहीं था बाबर के पास। जब बाबर के पास ये दौलत खां, आलम खां लोधी, बाबर तो अपना फरगना और अपना जो मूल इलाका था वो लेने के चक्कर में था। इन्होंने कहा आओ, हमारा भारत खाली पड़ा है, इब्राहिम लोधी को हराओ। ठीक है, उसका हौसला, फिर वो लड़ने में तो लोग माहिर ही थे। सांगा के साथी, अब सांगा के साथ कौन है? मारवाड़ में, जिसने भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है उनको पता है, मारवाड़ का राजा राव गांगा, गांगा के बाद जो मालदेव जो है सत्ता पर आएगा, गांगा ने मालदेव को इस युद्ध में भेजा था। आमेर का पृथ्वीराज कछवा इस युद्ध में था, ये थोड़ा सा आमेर याद रखना। आमेर का कौन है? पृथ्वी है। ईडर का यहां बारमल है, ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना कि ईडर में गद्दी किसको दी थी, रायमल को दी थी, सांगा ने रायमल का सहयोग किया था। लेकिन जब खानवा में लड़ने की उस समय राजा भारमल था, ये थोड़ा सा अलग है, इस चीज को ध्यान रखना। मेड़ता का राजा रायमल है, वह वीरमदेव है। बीकानेर का कल्याणमल, ये वागड़ है। ठीक है, बागड़ का उदय सिंह है, वही उदय सिंह। सलूबर का रतन सिंह है। जगनेर का अशोक परमार, जगनेर का जिसको ठिकाना दिया था ना एक। देवलिया का बाघ सिंह है। रायसेन का सलहंदी तंवर, इसका नाम जरूर याद रखना। रायसेन का सलहंदी तंवर ये विश्वासघात करेगा, और एक खानजादा आगे आएगा। सिरोही का अखैराज और सादड़ी का झाला अज्जा जरूर याद रखना है, क्योंकि जब सांगा युद्ध में घायल हो जाएंगे तो झाला अज्जा जो थे वो सांगा का राज चिन्ह धारण करके युद्ध लड़ेगा और शहीद होगा। बीकानेर का काफी, क्योंकि कल्याणमल काफी फेमस राजा है, इसका जिक्र जरूर पूछा जाता है। वागड़ का उदय सिंह, तो ये मिलान करने के लिए दिए जाते हैं। ईडर का 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे आपको, ऐसा कोई इसका मसला है नहीं। देवलिया का बाघ सिंह, सारे ना याद हो, इसमें 5-7 नाम जरूर याद रख लेना, जैसे जोधपुर का मालदेव है, बीकानेर का कल्याणमल है, आमेर का पृथ्वीराज कछवा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी रियासतें हैं। ये आपके सादड़ी का ये हो गया। एक नागौर का खानजादा, क्योंकि ये दोनों तो इसलिए याद रह जाते हैं, रायसेन के सलहंदी तंवर और नागौर के खानजादा, इन दोनों ने सांगा के साथ धोखा किया है, आप ये मान लें। ये क्या है, बाबर के साथ युद्ध के अंतिम समय में बाबर के साथ मिल गए। अब हालांकि वैसा ये धोखा नहीं है कि बाबर की सेना को कोई कुछ चीज बता दी, ये बता दी, ऐसा कुछ ही नहीं है। उनको पता था सांगा हार रहा है और जाके क्या बाबर की तरफ हो गए। इनके वहां जाने से कोई ऐसा नहीं है कि युद्ध का परिणाम अगर ना जाते तो बदल जाता, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी को पाती परवन जो प्रथा है, एक न्यूनता देना, एक बुलावा देना, उसके तहत सभी राजा सांगा के झंडे तले आए थे। बाबर के तोपखाने की बागडोर जो है, निजामुद्दीन अल खलीफा, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली बुक लिखती है। ज्यादातर हमें देखने को यही मिलता है कि मुस्तफा रूमी जो है वो बाबर का तोपखाने का अधिकारी था। ठीक है, मुस्तफा रूमी। लेकिन उस बुक को जब मैंने पढ़ा, उसमें यह लिखा हुआ है कि बाबर के तोपखाने की बागडोर निजामुद्दीन अल खलीफा के हाथ में थी। अभी आज मैं बैठ के जो रिट लगनी है, रीट वाले प्रश्नों पर, रीट पर जो रिट लगनी है उसके ऑथेंटिक प्रमाण मैं तैयार कर लूंगा। आजकल आपको बता दूंगा किन किन प्रश्नों पर लग सकती है, किन पर नहीं लग सकती। बाबर ने खानवा में, ये संरचना है, संरचना अबरा युद्ध संरचना, कि युद्ध में किस तरह सेना को कहां किधर किधर रखना है, युद्ध की एक टेक्निक, अबरा युद्ध संरचना का प्रयोग किया था। अपने आप में ये नई बात है, तो थोड़ी सी एक निजामुद्दीन अल खलीफा नई बात है, अबरा युद्ध संरचना नई बात है, इनको थोड़ा सा। और एक बात है, इतना सांगा जो है कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया है, आगे आने वाले एग्जाम में सांगा पर प्रश्न लाजमी जो है बनते हैं। तो अबरा युद्ध संरचना को अपनाया था। मुस्तफा रूमी जो है वो भी तोपखाने का एक अधिकारी जिसका नाम आता है। सांगा के तीर लगने पर
जब वो घायल हुए तो झाला अज्जा ने कहते हैं कि सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा था और इसमें झाला अज्जा जो है युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। झाला अज्जा, फिर जब प्रताप पढ़ेंगे तो वहां झाला मन्ना और उनके नाम आते हैं। छोटी सादड़ी का झाला। बाबर के युद्ध कौशल, तोपखाना, तुलगमा पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। तो यह पूछा जाता है कि खानवा में युद्ध विजित होने का कारण क्या था। तुलगमा पद्धति क्या है? ये तोप को सजाने की विधि है, तोप सजाने की, कि पहले तोप आ गई, भाई हाथी आ गए, तोप आ गई, ऐसे इस तरह से जो है सेट की जाती है, वो तो तुलगमा पद्धति है। उसके कारण, तोप खाने के कारण और युद्ध कौशल के कारण जो है बाबर विजयी हुआ। हसन खान मेवाती वो इस युद्ध में मरा है और उस बुक के अनुसार, उसमें तो देखो मारवाड़ का राजा भी दे दिया कि उसकी भी डेथ हुई, पर वो नहीं है। डूंगरपुर, मेड़ता व झालावाड़ के राजा भी कहते हैं इस युद्ध में काम आ गए, वो मारे गए। तो ये इतना डीपली तो चाहे मत याद रखना। हसन खान मेवाती इस युद्ध में मरा, इस वजह से बाबर की विजय हुई। बाबर ने युद्ध के बाद क्या है, गाजी की उपाधि धारण की। गाजी क्या होता है? हिंदुओं के सिर काटकर उनकी मीनार बनाकर उसके ऊपर बैठना, वो गाजी होता है। फड़ तलवार दिलावर बढ़िया, नाम रखा लिया गाजी, पर हजे तो बोलिया कुछ नहीं कीता, जे यार नहीं कीता राजी। तो वो गाजी की उपाधि धारण की। घायल सांगा को बसवा दोसा ले जाया गया। सांगा बस काल मांड गाली, ये मैंने बहुत पहले जब तैयारी कर रहा था सिलेक्शन से पहले, सांगा बस करो, काल मांड गाली। मांड जो है गायकी का एक तरीका है, मांड गा लेना। मांड गायकी आपको पता ही है ना, राजस्थान वाले बच्चे तो अच्छे से जानते हैं मांड एक गायकी का। सांगा बस काल मांड, तो ये ना क्रम है कि सांगा को बसवा में ले जाया गया, घायल हो गया। कालपी में सांगा को जहर दे दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। और फिर मांडलगढ़ में उसको कालपी से मांडलगढ़ लाया गया, भीलवाड़ा में, वहां पर उसको कहते हैं कि दाह संस्कार किया गया और वहां पर मांडलगढ़ में उसकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। बसवा ले जाया गया। होश आते ही सांगा इरिच के मैदान में आ डटा। सांगा ने कहा कि वे अब युद्ध करेंगे। युद्ध करने की बात सोची तो इसके अमीरों ने सोचा कि ये मरवाएगा, बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं। और सांगा के ये आता है सांगा के बारे में कि भाई इतना जख्मी होने के बाद भी, देखो आप ये देखो, घायल अवस्था में 80 घाव, कितने वीर रहे होंगे महाराणा सांगा, कि उन्होंने इतने इस अवस्था में भी ये सोचा कि नहीं, राजाओं को बुलाओ दोबारा से, बाबर से युद्ध करना है। और उनके ही अमीरों ने महाराणा सांगा के साथ धोखा किया, उनको युद्ध से डर लगा, उन्होंने क्या कर दिया, महाराणा सांगा को विष दे दिया और कालपी में सांगा जी का काल जो है वो आ गया और सांगा परलोक सिधार गए। महाराणा सांगा 30 जनवरी 1530 को महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। कालपी से मांडलगढ़ ले जाकर उनका वहां पर दाह संस्कार किया गया और सांगा की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, कहां पर, मांडलगढ़ में। इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये सारी चीजें कि उनकी मृत्यु कहां हुई, कालपी युद्ध में जब जख्मी हो गए तो कहां, बसवा दोसा में ले जाया गया। फिर कालपी में उनका देहांत हो जाने के बाद कहां दाह संस्कार किया जाता है महाराणा सांगा का, मांडलगढ़ में किया जाता है और वहां पर उनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, रायसेन के सलहदी तंवर व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से कहते हैं मिल गए थे। सांगा के बाद आगे राजा कौन बनेंगे, राणा रतन सिंह राजा बनेंगे। वो 3 वर्ष के लिए ही राजा बनते हैं और कहते हैं कि वो बूंदी के राजा के साथ उनकी वैसे ही छुटपुट बात होती है, एक दूसरे को कोई बयानबाजी होती है, एक दूसरे में बहस हो जाती है, लड़ाई करने लगे, दोनों कटार निकाल लेते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं, बूंदी का राजा और राणा रतन सिंह। ये राणा रतन सिंह हैं और वो रतन सिंह और हुए हैं जो अलाउद्दीन से युद्ध करते हैं 1303 में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। ये बाद के राजा राणा रतन सिंह है, सांगा के बाद बनेंगे। लेनपुल इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि खानवा के युद्ध में हिंदुओं के महान संगठन को
कुचल दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू राजा जो है यहां पर इकट्ठे हुए थे एक ही झंडे के तले। अब एक बात ये आ जाती है कि फिर इतने लोग एक साथ एक संगठित थे, फिर कमी कहां रह गई? पता है, जब युद्ध चल रहा होता है, युद्ध में अगर मुख्य लीडर जिसके नेतृत्व में सेना युद्ध कर रही है, अगर वो जख्मी हो जाता है, वो घायल हो जाता है, पूरी सेना का हौसला उधर देखो। बाबर अपने आप को सेफ रखे, पीछे खड़ा है और बाबर सेना को कह रहा है अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। माना सागा खुद युद्ध क्षेत्र में आए हैं, बीच में लड़ रहे हैं, तो तीर लगेगा। तीर पूछ के नहीं लगता सामने कौन है। जब हमारा मुख्य लीडर अगर जख्मी हो जाता है तो यकीनन सेना का हौसला जो है वो मेरे ख्याल से वो कम हो ही जाता है। अब विभिन्न मत हैं वो बाबर को बुलाने वालों में। अब बाबरनामा में इन दोनों का जिक्र आता है कि इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी व आलम खान लोदी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। काबुल में जाके इनविटेशन देके आए थे। काबुल से बाबर ने, अब बाबर ये कहता है कि मेरे पास काबुल में सांगा का एक आदमी आता है और वो कहता है कि इब्राहिम लोदी पर आप आक्रमण करो, हम बड़े दुखी हैं उससे। लेकिन उसके अलावा हमारा जितना भी राजस्थान का इतिहास है उसमें यह बात आती है कि सांगा ने अपना एक आदमी वहां नहीं भेजा। काबुल में बाबर ने सांगा से इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता मांगी थी। ये बात सत्य हो सकती है और आपको पता है सतीश चंद्रा ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि भाई वो अगर दिल्ली पर आक्रमण करो तो ऐसा हो सकता है। तो काबुल से बाबर ने सांगा से लोदी के विरुद्ध सहायता मांगी, पत्र लिखा। सांगा ने एक बार सहमति दे दी कि आप आओ आक्रमण करो, कोई बात नहीं, आपकी सहायता कर देंगे। परंतु सामंतों के कहने पर फिर सांगा ने मना कर दिया। हालांकि यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती और बाद में जब खानवा पर आक्रमण करेगा बाबरनामा में बाबर ये बात लिखते हैं कि मैंने इसलिए आक्रमण किया है कि सांगा ने जो मेरे साथ वादा खिलाफी की है, उसने कहा भाई तू युद्ध करने के लिए आ जा, बाद में महाराणा सांगा आया नहीं। हाँ, ये बात क्लियर हो सकती है कि बाबर ने अपना कोई आदमी भेजा हो सांगा से सहायता के लिए, क्योंकि बाबरनामा में बाबर ये भी लिखता है कि मेरा सबसे जो शक्तिशाली दुश्मन है वो है महाराणा सांगा, और यह भी लिखता है कि उस समय के पावरफुल राजाओं में एक जो है वो महाराणा सांगा है। तो फिर बाबर ने पता था कि अगर इब्राहिम लोदी को हराना है तो इसको हराया किसने है? महाराणा सांगा ने हराया है। तो उसका थोड़े सहायता वाला ये एक बात थोड़ी सी हो जाती है। ये अलग अलग मत हैं जिसमें इस तरफ वाले पर ज्यादा सहमति बनती है और सांगा ने अपना किसी आदमी को भेजकर बाबर को इनवाइट किया हो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जिसको सांगा खुद 2 बार हरा चुका है। ये बात पर थोड़ी सी आजकल बहस चली हुई है। प्रूफ सहित एक शॉर्ट वीडियो दूंगा मैं, तो एक विद्यार्थी होने के नाते आप जरूर देखना। आपको पता होनी चाहिए कि इतिहास में किस तरह से वो जो इतिहास की कोई घटना है उस पर डिबेट जो है वो धार्मिक रूप ले लेती है। मिलेंगे नई क्लास में। टेस्ट जिन्होंने भी नहीं दिया, टेस्ट जरूर दिया करो और टेस्ट का सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा, सेकंड टेस्ट का। थर्ड टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना और मैं चैलेंज करता हूं उस टेस्ट में आपके 70% से ज्यादा नंबर नहीं आने दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।